नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। नेहा के मन में जो डर था वो उसने नशे की हालत में खुल के आदित्य के सामने कह दिया था। आदित्य ने भी अपनी ओर से नेहा को भरोसा दिलाने की कोशिश की, लेकिन नेहा उसका सबूत चाहती थी। उसने बड़े ही रोमांटिक अंदाज में जब आदित्य से सबूत मांगा तो आदित्य ने खुद को उसके करीब कर लिया। इस पल में दोनों के होठों के बीच बस कुछ हवा भर का ही फासला था। इतने करीब आकर शायद ही दोनों पहले कभी ठहरे थे। क्लोज योर आईज, आदित्य ने भारी आवाज में नेहा से कहा, जिसके बाद नेहा ने अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। ये होते ही आदित्य ने अपने होठों को नेहा के होठों पर रख दिया, जिसके बाद दोनों अब एक दूसरे में कुछ इस कदर घुल गए जैसे पानी में शक्कर। कुछ देर बाद आलम यूं था कि ना आदित्य रुकना चाहता था और ना ही नेहा रुकना चाहती थी। एक दूसरे की गर्म सांसों को वो पहली बार इतने करीब से महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे करके दोनों एक दूसरे में इतने खो गए थे कि सोफा उनके लिए कम पड़ने लगा था। आदित्य ने धीरे से नेहा की कमर के इर्द गिर्द हाथ रखा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। नशे की हालत के चलते नेहा की आंखें कभी खुल रही थी तो कभी बंद हो रही थी, लेकिन आदित्य को अपने इतना करीब पाकर उसे सुकून महसूस हो रहा था। आदित्य ने उसे अब बिस्तर पर लेटाया और खुद भी उसके बगल में आकर लेट गया। तुम्हें अब भी कोई सबूत चाहिए? अब उसने धीरे से नेहा के कानों को किस करते हुए उसने पूछा। नेहा ने बंद आंखों के साथ बस धीरे से सिर हिलाकर इशारा कर दिया। आज ऐसा लग रहा था जैसे दोनों ही एक दूसरे के करीब आने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। उस इशारे को समझते ही आदित्य नेहा से कसकर लिपट गया था। होले होले से दोनों के बीच हो रहा था उसका एहसास उन्हें सालों बाद हो रहा था। दोनों की लाइफ में ये मोमेंट 5 साल पहले आया था। तब वो एक दूसरे की आइडेंटिटी से अनजान थे, लेकिन आज दोनों कॉन्शियसली एक दूसरे के साथ थे। उन्हें नशा जरूर था, लेकिन उन्हें इस बात का होश था कि वो अपने जीवन साथी के साथ वो सब कुछ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उस बिस्तर की सिलवटें साफ बयान कर रही थी कि उन प्यार के लम्हों को उन्होंने जी लिया था। रात कब एक दूसरे की बाहों में कट गई उन्हें पता भी नहीं चला। अगले दिन सुबह होते ही नेहा की आंख हल्की सी खुली तो उसके सिर में दर्द सा था। उफ, ये दर्द, नेहा ने धीरे से खुद से ही कहा कि तभी उसकी नजर पास में लेटे हुए आदित्य पर पड़ी। उसके बदन का आधा हिस्सा बिना कपड़ों के दिख रहा था और आधे पर कंबल डला हुआ था। नेहा ने झट से अपने आप को कंबल से ढक लिया और उसी पल उसे याद आया कि कल रात उनके बीच क्या हुआ था। ये सोचकर जहां एक तरफ उसका पूरा शरीर शर्म से लाल हो रहा था, वहीं एम्बेरसमेंट उसकी आंखों से बह रही थी। वो जैसे ही उठने की कोशिश करने लगी, उस आहट से आदित्य का शरीर धीरे से हिला। वो उठ जाता कि उससे पहले नेहा अपने कपड़े पहनना चाहती थी, लेकिन तब तक आदित्य की आवाज आ गई। गुड मॉर्निंग। उसकी आलस्य भरी आवाज को सुनकर नेहा ने उसकी ओर देखा और एक चादर को अपने बदन पर पूरी तरह से लपेट लिया। आदित्य उसे देखकर ज्यादा मुस्कुराना नहीं चाहता था, लेकिन नेहा की ये शर्म उसे भी बड़ी हसीन लग रही थी। वो कुछ और कहता कि उससे पहले चादर में लिपटी नेहा अपने कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई। आदित्य उसे इस तरह से जाता हुआ देखकर बस मुस्कुराता रह गया। जैसे जैसे वो बिस्तर से उठकर अपने कपड़े पहन रहा था, वैसे वैसे उसे कल रात वो कैसे उतरे थे ये भी याद आ रहा था। भले ही वो और नेहा दोनों ही नशे में थे, लेकिन उन्हें पता था कि वो क्या कर रहे हैं। एक प्यारी सी स्माइल के साथ आदित्य अपने कपड़े पहनकर अपने कमरे में चला गया। यहाँ नेहा बाथरूम में कुछ देर तक शांत बैठी रही। उसे अब याद आ रहा था कि कल रात कैसे उसने भी जानबूझकर आदित्य को अपने पास रोका। उसने ही कहा कि वो अपनी बातों को साबित करे। इमोशनल होकर पहले तो उसने सब कुछ शेयर कर दिया, फिर उसकी बातों का सबूत भी मांग लिया। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत किया या सही, लेकिन वो एहसास उसे कल रात हुआ था, उसकी खूबसूरती नेहा अच्छे से महसूस कर पा रही थी। नेहा, मैं क्या बोलूं इस पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कुछ। क्या मैंने जो कल रात फील किया उसने भी कुछ वैसा ही किया होगा? नहीं नहीं, ये मुझे नहीं सोचना चाहिए। वो क्या फील कर रहा होगा ये मेरे हाथों में नहीं है।
कहीं उसे ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैंने ये सब जानबूझकर या फिर जबरदस्ती। उफो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं अब आदित्य को फेस कैसे करूंगी। नेहा शावर के नीचे बैठकर यही सब सोचे जा रही थी। उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसे बाथरूम आए आधे घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। नहाने के बाद वो यही सोच रही थी कि क्या करूं, बाहर जाऊं या नहीं। आदित्य कहीं बैठा तो नहीं होगा, नहीं ऑफिस जाने का समय हो गया है, हो सकता है नीचे चला गया हो। ये सोचते हुए नेहा ने दरवाजा खोलकर कमरे में झांकते हुए देखा। आदित्य से शर्म के मारे आई कांटेक्ट अवॉइड करने के लिए वो देख रही थी कि आदित्य वहां है या नहीं। जब उसे कमरे में कोई भी नजर नहीं आया तो वो धीरे से दबे पांव रूम में आई और दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ आदित्य रेडी होकर पहले से ही ब्रेकफास्ट के लिए नीचे पहुंच चुका था। नेहा जब ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे उतर रही थी तो उसने देखा कि आदित्य बिल्कुल नॉर्मली पीहू के साथ बातें कर रहा था। उसे देखकर कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसे किसी भी बात की झिझक हो। नेहा को नीचे आते हुए देखकर मरियम ने झट से कहा, गुड मॉर्निंग माई चाइल्ड, कम ब्रेकफास्ट लग गया है। उसी वक्त आदित्य का ध्यान नेहा पर गया तो नेहा की नजरें शर्म से और भी नीचे हो गई। बड़ी गुड मॉर्निंग। पीहू ने नेहा को देखते ही उसे जोर से पकड़कर कहा। नेहा को उसका स्माइलिंग और नोटी चेहरा देखकर सब कुछ याद आ रहा था। उसे अच्छे से पता था कि कल पीहू ने ही आदित्य को उसके पास भेजा था। अगर ना भेजा होता तो शायद उनके बीच में वो ना होता जो हो चुका था। गुड मॉर्निंग लाओ, नेहा ने भी मुस्कुराकर पीहू से कहा। तभी उसके कानों में आदित्य की आवाज आई, गुड मॉर्निंग। ये सुनते ही नेहा ने एक पल के लिए आदित्य की ओर देखा। उसकी आंखों को देखते ही कल रात हुआ सब नेहा के सामने फ्लैश जैसा दिखाई देने लगा और उसने झट से शर्म के चलते अपनी नजरें नीचे कर ली। उसने भीनी मुस्कान के साथ आदित्य को ग्रीट तो कर दिया था लेकिन उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा था। जिस तरह से वो आदित्य से आई कांटेक्ट अवॉइड कर रही थी, मरियम को समझ आ गया था कि दोनों के बीच कुछ तो हुआ है। इतनी उम्रदराज होने के बाद उन्हें इतना तो समझ आ गया था कि उन दोनों के बीच कुछ तो मिठास सी आ चुकी थी। उन्हें भी शक था कि कहीं कल रात उनके बीच कुछ, पर वो पीहू के सामने जरा भी रिएक्ट नहीं करना चाहती थी। बड़ी, आप इतना रेड क्यों हो रही हो, क्या हुआ, आपको फीवर है क्या? पीहू ने बड़े बचकाने अंदाज में नेहा के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। उसके इस सवाल ने आदित्य के चेहरे पर मुस्कान ला दी थी और नेहा के चेहरे पर टेंशन। नेहा को अब लगने लगा था कि उसकी शर्म इतनी बढ़ गई थी कि अब वो पीहू को भी दिखाई दे रही थी। नहीं नहीं, मैं कहा, तुम नाश्ता करो जल्दी, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। नेहा ने तुरंत इस बात को टालते हुए पीहू को ब्रेकफास्ट में बिजी कर दिया। पीहू तो खाने में बिजी हो गई थी लेकिन आदित्य को मस्ती सूझ रही थी। कल रात के बाद तो अब उसे नेहा की टांग खींचने में और भी मजा और हक महसूस होने लगा था। वैसे पीहू ठीक कह रही है, तुम्हें फीवर तो नहीं है ना? लुक एट योर फेस, आंटी जरा चेक करिए। आदित्य ने ये कहकर मुस्कुराते हुए मरियम की ओर इशारा किया। मरियम ने भी हंसते हुए नेहा के सिर पर हाथ रखा और चेक करके कहा, नहीं नहीं, फीवर तो नहीं है, लगता है बात कुछ और ही है। मरियम की इस बातों से नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाकर छुप जाए। उसे अंदर ही अंदर आदित्य के इस मजाक पर काफी गुस्सा आ रहा था। वो जितना उसे घूर कर देखते हुए शांत रहने की कोशिश कर रही थी, आदित्य उतना ही स्माइल कर रहा था। मेरा ब्रेकफास्ट तो फिनिश हो गया है, पीहू ने खाकर कहा। नेहा ने भी जल्दी से अब अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और वो वहां से उठने लग गई। मैं पीहू को ड्रॉप कर रहा हूँ, तुम्हें भी कर दूंगा, आ जाओ। आदित्य ने चेयर से उठकर पीहू का हाथ पकड़ते हुए कहा। नेहा उसे गुस्से से देख रही थी। हाँ, मैं तो नहीं आऊंगी, क्या जरूरत थी आंटी के सामने ये सब करने की? बहुत स्मार्ट हो क्या? नेहा ने मन में सोचा और जानबूझकर मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, मुझे आज ऑफिस नहीं, कहीं और जाना है, किसी इंटरव्यू के लिए। तुम जाओ, मैं कैब ले लूंगी, नेहा ने बड़ी ही अकड़ में कहा। पर कैब क्यों, कहाँ जाना है तुम्हें? आदित्य ने पूछा। अरे मैं चली जाऊंगी, नेहा ने कहा और कैब बुक करने के लिए अपना फोन चलाने लग गई। जहां पर भी हो तुम बैठो गाड़ी में, आदित्य ने कहा। उसकी टोन से जो हक सुनाई दे रहा था उसे सुनकर नेहा सरप्राइज थी। क्या वो लोकेशन तुम्हारे रूट से पूरी तरह से उल्टा है? तो फिर क्यों? नेहा ने कहा।
वो देखना तुम्हारी नहीं मेरी दिक्कत है। वैसे भी मेरी मीटिंग शुरू होने में अभी काफी टाइम है। आई हैव इनफ टाइम टू ड्रॉप यू, आदित्य ने कहा और गाड़ी का दरवाजा खोलकर नेहा को बैठने का इशारा किया। इतनी बार मना करने के बावजूद आदित्य मान नहीं रहा था। नेहा को उसकी जिद और हक कभी अच्छी लग रही थी तो कभी अजीब। इतनी देर में पीछे वाली सीट पर पीहू आकर बैठ गई थी, जिससे कि नेहा के पास आगे बैठने के अलावा अब और कोई भी ऑप्शन नहीं था। तीनों के बैठते ही आदित्य ने गाड़ी स्टार्ट की और सबसे पहले पीहू के स्कूल के रास्ते पर निकल पड़ा। रास्ते में उन दोनों में से किसी ने कुछ भी नहीं बोला। पीहू ही थी जो बार बार उन दोनों से बात करने की जद्दोजहद कर रही थी। कुछ ही देर बाद पीहू को स्कूल के गेट के पास ड्रॉप करने के बाद अब गाड़ी में नेहा और आदित्य दोनों बिल्कुल अकेले थे। थोड़ा ही आगे गाड़ी बढ़ाने के बाद अब आदित्य फिर से मुस्कुराने लगा था और नेहा मुंह सड़ाकर बैठी हुई थी। आदित्य जानता था कि नेहा के अंदर इस वक्त क्या क्या चल रहा होगा। अब उसने धीरे से कहा, क्या हो गया, आज भी अपसेट हो क्या? आदित्य का ये मजाक नेहा से क्या कहना चाहता था वो अच्छे से समझ आ रहा था। शट अप, नेहा ने चिढ़ते हुए जवाब दिया। अरे शट अप क्यों? कल तो कह रही थी कि साबित करो, प्रूव करो और आज शट अप, आदित्य ने नेहा को छेड़ते हुए कहा। ये सुनकर नेहा को अपनी ही आवाज सुनाई देने लगी जब उसने कल रात ये सब कहा था। आदित्य तुम्हें क्या जरूरत थी मरियम आंटी के सामने वो सब कुछ कहने की? क्या सोच रही होगी वो? नेहा ने गुस्से से कहा। आदित्य को आज उसके गुस्से पर हंसी आ रही थी। वो जानता था कि उसने जो किया वो जानबूझकर किया, क्योंकि नेहा की टांग खींचनी थी। बिना कुछ कहे वो बस हंसे जा रहा था और देखकर नेहा को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तुम बस हंसते ही रहो, वैसे ही हंस रहे थे ना तब भी। तुम्हारी यही हंसी देखकर तो वो और भी ज्यादा समझ गई होगी, नेहा ने कहा। क्या समझ गई होगी नेहा? आदित्य ने पूछा। यही कि, बोलते हुए नेहा ने झट से खुद को रोक लिया। ये चुप्पी देखकर आदित्य भी अब उसकी ओर देखने लग गया। बोलो ना नेहा, क्या समझ जाएगी? आदित्य ने पूछा। वो सुनना चाहता था नेहा के मुंह से। नेहा कहना तो चाहती थी लेकिन शर्म के कारण चुप थी। तभी आदित्य ने पूछा, वही जो कल रात हुआ? अपनी नजरें झुकाते हुए नेहा ने धीरे से सिर्फ सिर हिलाकर कहा, हाँ। जब सब कुछ कर ही लिया है तो बोलने में इतना क्यों शर्म आ रही है तुम्हें? आदित्य ने पूछा। बस भी करो, जो हुआ वो बस। नेहा इस बारे में बात करने में बहुत ही झिझक रही थी। वो बस क्या? अच्छे से बोलो, जितने अच्छे से कल बोल रही थी, आदित्य ने नेहा को उकसाने के लिए कहा। नेहा ने इस बार अपने हाथों को आदित्य के होठों पर रख दिया। बस करो, अब हो गया, नेहा ने अचानक से कहा। उसकी ये हरकत आज आदित्य को प्यारी लग रही थी। उसने इसके आगे नेहा से कुछ भी नहीं कहा। वो बस ये देखना चाहता था कि कल रात जो हुआ उसके बाद नेहा के मन में कहीं कोई रिग्रेट तो नहीं है। लेकिन उससे बात करके उसे समझ आ गया था कि उसकी ही तरह नेहा के लिए वो भी पहला एहसास खूबसूरत ही था। थोड़ी देर बाद आदित्य ने नेहा को उसी जगह पर ड्रॉप कर दिया जहां पर इंटरव्यू होने वाला था। नेहा गाड़ी से उतर तो गई थी लेकिन आदित्य की बातें उसके सिर चढ़ चुकी थी। उसके चेहरे पर खिल रही मुस्कान को देखकर कोई भी कह सकता था कि नेहा के मन में प्यार नाम के फूल की कली खिल रही थी। आज जो इंटरव्यू नेहा अटेंड करने आई थी वो किसी कंपनी के साथ था। वो कॉस्मेटिक कंपनी रोहन के साथ कुछ एडवर्टाइजमेंट प्लान कर रहे थे, जिसके चलते रोहन, सारा और नेहा यहाँ उस कंपनी के साथ मीटिंग के लिए आए हुए थे। मैम आप आ गए, सारा ने नेहा को इस बड़े से होटल के अंदर आते हुए देखकर कहा। इस मीटिंग को ग्रैंड हयात नाम के होटल में रखा गया है। हाय सारा, रोहन आ गया, नेहा ने सारा से मिलते ही पूछा। बड़ी मुश्किल से उसे अपने दिमाग में चल रही बातों को पीछे छोड़कर अपने काम पर अब फोकस करना था। यस मैम, सर रेडी हो रहे हैं, अंदर मेकअप रूम में है, सारा ने नेहा को बताया और उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट नेहा को दिखाने लगी। सारा अपनी बातें कही जा रही थी लेकिन उसे साफ समझ आ रहा था कि नेहा का ध्यान कहीं और ही था। कुछ सोचकर बार बार उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आई जा रही थी। सारा कुछ देर तक तो इस बात को इग्नोर कर चुकी थी लेकिन अब उससे रहा नहीं जा रहा था। जैसे ही वो कुछ कहने वाली थी कि नेहा के फोन पर एक मैसेज आया। शाम को ऑफिस के बाद मिलते हैं, फ्री होकर कॉल करना। ये मैसेज आदित्य ने किया था, जिसे पढ़ते ही नेहा की आंखें चमक उठी और होठ खिलखिला उठे। एक तरफ तो उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि आदित्य ने ऐसा क्यों लिखा होगा और दूसरी तरफ वो ये भूल चुकी थी कि उसके सामने सारा खड़ी थी। मैम क्या हुआ, क्यों मन ही मन मुस्कुरा रही हैं आप? सारा ने उछलते हुए बड़ी ही खुशी से पूछा। नेहा ने ये सुनते ही अपनी हंसी को तुरंत कंट्रोल कर लिया और कहा, क्या कुछ नहीं, हाँ तुम बताओ क्या कह रही थी?
नेहा बात को घुमाने और टालने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन सारा सुनने वाली कहाँ थी। मैम, आपने उस दिन भी नहीं बताया। आपको पता है ना, जब कोई इस तरह से बिना बात के मुस्कुराता है तो उसे क्या कहते हैं? सारा ने पूछा। कुछ नहीं कहते, तुम चुपचाप अपने काम पर ध्यान दो। नेहा ने उसे फिर से शांत किया, लेकिन सारा का बचपना कम ही नहीं हो रहा था। मैम, आपको किसी से प्यार हो गया है ना? उसने इस बार अपने दिल की बात पूछी ली। सारा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, नेहा ने हिचकिचाते हुए कहा। उसने सोचा कि वो शायद ना कहकर उसकी बातों को जुठला सकती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि सारा ओवर स्मार्ट थी। उसने कहा, मैम, आपके गले में साफ नजर आ रहा है, कुछ तो हुआ है। ये बात सुनते ही नेहा हकबका गई। उसे अचानक से लगा कि कहीं सच में तो कल रात का कोई निशान उसके गले पर तो नहीं रह गया। उसने हड़बड़ाहट में अपना हाथ अपने गले पर रखा और तुरंत दूसरे हाथ से फोन का कैमरा ऑन किया। कहाँ क्या कहकर नेहा तुरंत अपनी गर्दन को फोन के कैमरा में देखकर चेक करने लग गई। उसकी इस हरकत से सारा को इशारा मिल गया था कि नेहा उसकी बातों से डर गई। उसने तुरंत हंसते हुए कहा, मैम, कोई निशान नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही आपको डराने के लिए कह दिया। सारा की ये बात सुनते ही नेहा ने अपना सिर पटक लिया। उसे अब लग रहा था कि उसकी असिस्टेंट उससे भी ज्यादा स्मार्ट है। उसे खुद पर हंसी आ रही थी और उसकी बातों पर भरोसा करके उसने अब अपने आप को बेवकूफ साबित कर दिया था। सारा, ऐसा मजाक कौन करता है? नेहा ने पूछा। हाँ हाँ, देखा, आप कुछ छुपा रही हो। अगर कुछ नहीं होता तो आप निशान देखती ही नहीं। बताइए ना, कौन है वो खुशनसीब जिससे हमारी इतनी खूबसूरत मैडम को प्यार हो गया? सारा ने खुश होकर हंसते हुए पूछा। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी इस हरकत पर गुस्सा करे या हंसे। सारा, तुम कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं हो गई हो? कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप काम पर ध्यान दो। बहुत इधर उधर दिमाग चलता है तुम्हारा। इतना कहकर नेहा ने सारा का ध्यान तो जबरदस्ती काम की तरफ खींच लिया था, लेकिन उसका खुद का दिमाग अब भी आदित्य के बारे में ही सोच रहा था। नेहा क्या कर रही है, क्या कर रही है? ऐसे करेगी तो हर चलता फिरता आदमी आकर यही करेगा। थोड़ा फोकस कर और दिमाग को थोड़ा क्लियर रख, नेहा ने अपने मन में ही सोचा। यहाँ आदित्य के ऑफिस में उसका भी अभी यही हाल था। उसका भी दिल कल रात की यादों में ही खोया हुआ था, लेकिन वो बड़ी मुश्किल से खुद को काम में उलझाए रखने की कोशिश कर रहा था। वो बिजी हुआ ही था कि वहाँ कैबिन पर किसी की आहट हुई। आदित्य अंदर आने के लिए किसी को अलो करता कि उससे पहले ही दरवाजा खुला और आदित्य ने देखा कि सिद्धांत वहां से अंदर आ रहा था। तुम फिर से? आदित्य ने उसे देखते ही पूछा। इतने सालों में तो जैसे उन दोनों को इस बात की आदत जैसी हो गई थी। सिद्धांत बिना पूछे उसके ऑफिस और कैबिन में आ जाया करता था और आदित्य पूरे हक से उसे डांट भी दिया करता था। हाँ, मैं, सिद्धांत ने उसी रोब में जवाब दिया जिसमें आदित्य ने पूछा था। आए दिन तुम यही नजर आते हो, क्या बात है? आजकल तुम्हारे पास कोई केस नहीं है क्या? और अगर नहीं भी है तो इस ऑफिस के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ऐसे कभी भी कैसे आ जाता है तुम? आदित्य ने एक दोस्त की तरह पूरे हक से सिद्धांत से कहा। ओ भाई, मैं तेरा एम्प्लॉय थोड़ी हूँ जो इस ऑफिस के रूल रेगुलेशन फॉलो करूंगा, सिद्धांत ने जवाब दिया। तुमसे बात करना ही बेकार है। अब ये बता के क्यों आया है यहाँ पर? आदित्य ने अपने सामने रखी हुई फाइल्स को पलटते हुए देखकर पूछा। हाँ तो मत कर, बस ये बता कि मेरी वाइन क्यों ले गया था कल? तुझे पता है मैं तेरे साथ उसे पीने के लिए कब से वेट कर रहा था, सिद्धांत ने पूछा। वाइन का नाम सुनते ही आदित्य को हंसी आ गई। उसे लग रहा था कि वो क्या ही बताए सिद्धांत को। जो वाइन वो लेकर आया था, उसी वाइन की वजह से कल कुछ ऐसा हो गया था जिसे न वो भूल सकता था और ना ही नेहा। अब बस हंसेगा या बोलेगा भी, सिद्धांत ने पूछा। भाई, तेरी वाइन तो खत्म हो गई है, मैं नहीं ले आऊंगा, आदित्य ने कहा। खत्म हो गई मतलब? भाई, वो कोई नॉर्मल वाइन नहीं थी। कैसे खत्म हो गई, किसके साथ? सिद्धांत ने बिना ये सवाल पूछे ही खुद को रोक लिया। वो समझ गया था कि कल रात क्या हुआ था। एक मिनट, मेरे अलावा आदित्य किसी और के साथ पीता नहीं। समीरा हो नहीं सकती तो फिर कौन? वो नेहा, सिद्धांत मन ही मन सोच रहा था और तभी अचानक से आदित्य ने वो कह दिया जिसके बारे में सिद्धांत ने शायद कभी सोचा भी नहीं था। वो वाइन मैंने नेहा के साथ पी ली कल रात। आदित्य ने बिना सिद्धांत के ही नजरें मिलाए वो सब कह दिया। ये सुनते ही तो सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी वाइन आदित्य ने नेहा के साथ बैठकर खत्म कर दी थी। क्या? एक बार फिर से बोल जरा। तूने और नेहा के साथ वाइन? किस खुशी में? क्या हो गया था? सिद्धांत ने बड़ा हैरान होकर पूछा।
क्यों, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठकर पी नहीं सकता क्या? ये कोई रूल्स है क्या? आदित्य ने उसे घूरते हुए पूछा। नहीं मतलब मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, कहते हुए सिद्धांत का ध्यान अचानक से आदित्य की गर्दन पर गया। वहां पर एक लाल निशान देखकर सिद्धांत की आंखें वहीं टिक गई। कुछ सेकंड्स तक वहां घूरने के बाद उसके मुंह से निकल ही गया, 1 मिनट भाई भाई, 1 मिनट। कल क्या हुआ तुम दोनों के बीच में? और वो तेरी गर्दन पर निशान कैसा है? सिद्धांत की बात सुनकर आदित्य एकदम से एम्बेरस हो गया। उसे अचानक से याद आया कि कपड़े पहनते वक्त उसने देखा था कि उसके शरीर पर कई निशान थे। उसे नहीं पता था कि उसकी गर्दन के निशान पर सिद्धांत का ध्यान चला जाएगा। वो चाहकर भी अब सिद्धांत के बोलने के बाद उस निशान को छुपा नहीं सकता था। वो बस मन ही मन ये सोच रहा था कि कल रात नेहा कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड थी शायद। वो अपनी नजरें इधर उधर चुरा कर सिद्धांत की बातों को अवॉइड करना चाह रहा था, लेकिन सिद्धांत भटकने वाला नहीं था। ओ हेलो, बताओ भी, सच में तुम दोनों के बीच कुछ? सीरियसली, सिद्धांत ने एक बार फिर से पूछा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, कल रात हम साथ ही सोए थे, आदित्य ने थोड़ी झिझक के साथ कहा। ये सुनते ही तो सिद्धांत के होश उड़ गए थे। उसे ये तो पता था कि आदित्य अब धीरे धीरे नेहा के लिए कुछ फील करने लगा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी होगी। उन दोनों के फिजिकल रिलेशन के बारे में तो सिद्धांत अब तक अंदाजा भी नहीं लगा पाया था, लेकिन अब उसके मन में कोई संशय नहीं था। आदित्य की गर्दन पर उस निशान ने सब कुछ साफ कह दिया था। ये सब जानने के बाद सिद्धांत के आगे समीरा का उदास चेहरा घूम रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि समीरा को जब ये पता चलेगा तो उसका क्या हाल होगा। एक तरफ तो उसके और समीरा के बीच सारे रोड़े अब हट चुके थे, लेकिन समीरा ये मानने वालों में से थी नहीं। यहाँ नेहा के साथ रोहन का इंटरव्यू शुरू होने ही वाला था कि तभी अचानक से उसने वहां रूहान मलिक को देखा। हे तुम यहाँ? मलिक ने नेहा को देखते ही पूछा। ओह हाँ, मैं तो यहाँ किसी काम से आई थी इंटरव्यू के लिए, पर तुम यहाँ? नेहा ने पूछा। वो कॉस्मेटिक कंपनी में मैंने ही इन्वेस्ट किया है, तो उसके होने वाले ब्रांड एम्बेसडर रोहन के इंटरव्यू पर सबका मानना था कि मुझे भी यहाँ आना चाहिए। सो हियर आई एम, मलिक ने समझाया। दोनों के बीच कैजुअल बातों के बीच इंटरव्यू शुरू हुआ। अब रोहन की पर्सनैलिटी इतनी बदल चुकी थी कि उसे मीडिया के सामने आने में कोई भी झिझक महसूस नहीं होती थी। वो जिस तरह से खुल के अपनी बातों को सबके सामने कहने लगा था, नेहा को उस पर और उसके काम पर अब गर्व होता था। इंटरव्यू अच्छे से पूरा होने के बाद रूहान ने नेहा से फ्रेंडली होकर कहा, चलो अच्छा है, काम के ही बहाने सही हमारी मुलाकात तो हो गई। हाँ यार, मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो, नेहा ने कहा। बाय द वे, इस वीकेंड क्या कर रही हो? फ्री हो तो लंच पर चलें? मलिक ने पूछा। ये ऑफर सुनकर नेहा सोच में पड़ गई। उसे मलिक के इंटेंशंस पर शक नहीं था, लेकिन आदित्य की बातें एक बार को उसके मन में आने लगी। खूब सोचने के बाद बड़ी झिझक से उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ दिनों में तुम्हें बता दूंगी, अभी मुझे निकलना है, मिलते हैं बाद में। नेहा इतना कहकर वहां से निकल गई। कैब में बैठते ही उसने आदित्य को सुबह वाला मैसेज देखा और उसे अब फोन कर दिया। कल रात के बाद से नेहा और आदित्य दोनों के मन में एक दूसरे से मिलने के लिए एक अलग सी बेचैनी थी। न जाने क्यों आज दोनों को शाम होने का इंतजार हो रहा था। जैसा कि आदित्य ने कहा था, नेहा ने अपने ऑफिस से निकलते ही आदित्य को कॉल किया। यहाँ आदित्य अपनी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा हुआ था। मीटिंग में उसे फोन से डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो मोबाइल मयंक के पास रखवाता था। कितने भी कॉल्स क्यों ना आ जाए, उस दौरान मयंक की हिम्मत नहीं होती थी कि वो मीटिंग के बीच में आदित्य को एक आवाज भी लगा दे। आज भी उसी शिद्दत से वो आदित्य का मोबाइल लेकर मीटिंग में उसके बगल में बैठा हुआ था। तभी अचानक आदित्य का फोन बजा। उसने देखा तो फोन नेहा का था। उसके दिल में आया कि वो तुरंत आदित्य को फोन दे दे, लेकिन उसने देखा कि वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन में बिजी था। प्लस आज के इन्वेस्टर भी नए थे, तो उनके सामने आदित्य को इस तरह फोन पर बात करने के लिए कहना उसे ठीक नहीं लगा। एक बार, दो बार, जब तीसरी बार नेहा का फोन बजा तो मयंक से रहा नहीं गया। सर, योर इम्पोर्टेंट कॉल, मयंक ने आदित्य के सामने फोन आगे करते हुए कहा। आदित्य ने उसकी तरफ बिना देखे ही हाथ से इशारा कर दिया और कहा, अभी नहीं सर, प्लीज हैव अ लुक, मयंक ने एक बार फिर कहा। वो जानता था कि आदित्य जानबूझकर नेहा का कॉल तो अवॉइड कर ही नहीं सकता था। इस बार आदित्य ने भी फोन ले लिया और नेहा का नाम देखते ही फोन पर कहा, हाँ बोलो। क्या बोलूं? तुमने ही तो कहा था कि फ्री होकर तुम्हें बताऊं, तो मैं हो गई फ्री, नेहा ने बड़े हक से कहा।
ये सुनते ही आदित्य की आवाज, जो अभी तक बड़ी सख्त सुनाई दे रही थी, अचानक से कोमल हो गई थी। उसका चेहरा, जिस पर अभी तक बहुत सारा स्ट्रेस दिखाई दे रहा था, वो फोकस्ड हो गया था। ये बदलाव देखकर मयंक मन ही मन मुस्कुराने लगा और सोचने लगा कि उसने फोन आदित्य को पकड़ा के अच्छा ही किया। ठीक है, मैं अभी मीटिंग में हूँ, तुम यहीं आ जाओ, आदित्य ने पोलाइटली कहा। हाँ, नेहा ने भी सिर हिलाते हुए कहा और फोन रख दिया। आदित्य ने भी फोन अब मयंक को वापस देते हुए बोला, थोड़ी देर बाद नीचे जाकर उसे रिसीव कर लेना। उसके बिना नाम लिए ही मयंक समझ गया था कि आदित्य किसकी बात कर रहा था। आदित्य वापस अपनी मीटिंग में बिजी हो गया और यहाँ नेहा ने कैब वाले को आदित्य के ऑफिस चलने के लिए कह दिया। थोड़ी ही देर बाद वो कैब से ठीक ऑफिस के सामने रोड पर उतरी। वो रोड क्रॉस करने ही वाली थी कि अचानक उसे 4 लोगों ने घेर लिया। नेहा उनमें से किसी को भी नहीं पहचानती थी, इसलिए बहुत ही घबरा गई। उन चारों की आंखों का गुस्सा और होठों पर हल्की मुस्कान देखकर नेहा इतना तो समझ गई थी कि उनके इरादे ठीक नहीं थे। कौन हो तुम लोग? हट जाओ मेरे रास्ते से, नेहा ने कहा और उनके बीच से निकलने की कोशिश की। हम बताएंगे, सब बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, एक आदमी ने इतना कहते ही अचानक से नेहा के गले में एक इंजेक्शन लगा दिया। वो पलटकर उसे देख पाती, कुछ कर पाती कि उससे पहले ही अचानक से उसकी आंखें बंद होने लग गई। उसके मुंह से आदित्य का नाम निकलने ही वाला था कि उन आदमियों ने उसके मुंह पर कपड़ा डाल दिया। उसके कुछ करने से पहले ही वो बेहोश हो गई और उन आदमियों ने अब तेजी से उसे उठाकर गाड़ी के अंदर बैठा दिया। नेहा के कुछ भी सोचने समझने से पहले अब वो कुछ अनजान लोगों के बीच में फंस चुकी थी। यहाँ लगभग आधे घंटे बाद जब आदित्य की मीटिंग खत्म हुई तो उसने मयंक से अपना फोन मांगा। अरे कुछ मैसेज नहीं आया, अभी तक पहुंची कैसे नहीं यहाँ पर? आदित्य ने फोन देखते ही मन में सोचा। उसे लग रहा था कि अब तक तो नेहा आ भी गई होगी ऑफिस, शायद उसका वेट कर रही हो। मयंक, नीचे पता करके आओ, नेहा आई है क्या? आदित्य ने कुछ सोचते हुए मयंक से कहा। सर, आपके कहने से पहले ही मैंने चेक कर लिया था, नेहा मैम अभी तक नहीं पहुंची है। इनफैक्ट मैंने काफी देर नीचे खड़े होकर उनका वेट भी किया, लेकिन वो नहीं आई। यही बताने के लिए मैं आपके पास आया था, मयंक ने बताया। ये सुनते ही आदित्य और भी परेशान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे पॉसिबल है। उसने नेहा को कॉल लगाना शुरू किया। यहाँ नेहा तो बेहोश पड़ी थी, लेकिन उसके बैग में फोन जोर जोर से बज रहा था। अरे चुप कर, इस लड़की का फोन कान में दर्द हो गया है, इतनी बार बज चुका है। गाड़ी में बैठे एक आदमी ने दूसरे से कहा। अरे बजने दे, तो कोई तड़प रहा होगा इसकी याद में, दूसरे गुंडे ने कहा। हाँ, या फिर ऐसा करते हैं कि मैं उठा लेता हूँ, बोल दूंगा कि तेरी बंदी तो गई, और इतना कहकर फोन फेंक देते हैं। फिर जो बेचारे की हालत खराब होगी वो तो, तीसरे गुंडे ने अब हंसते हुए कहा। कुछ देर तक नेहा और उसके फोन का क्या करना है, इसे लेकर उनके बीच मजाक चलता ही रहा। यहाँ आदित्य की घबराहट वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। ऐसा कभी नहीं होता था कि नेहा इतने कॉल्स के बाद भी फोन न उठाए। अगर बिजी होती तो सामने से बोल देती थी। उसे अब ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था। बिना सोचे समझे वो ये बस बार बार उसे कॉल किए जा रहा था। अब तो मयंक को भी उसके बढ़ते डर और गुस्से से डर लगने लगा था। अब उसने आदित्य को आज से पहले इतना बेचैन होते हुए कभी नहीं देखा था। अरे फेंक दे रे फोन इसका, नहीं तो सिर दर्द बना ही रहेगा। लगातार बज रहे नेहा के फोन से परेशान होकर एक गुंडे ने कहा। उसकी बात मानते हुए दूसरे गुंडे ने नेहा के बैग से फोन निकाला और उसे काट दिया। जैसे ही फोन कटा, आदित्य को इशारा मिल चुका था कि कुछ तो ठीक नहीं है। उन गुंडों ने फोन काटने के बाद चलती गाड़ी के बीच रास्ते में उस फोन को फेंक दिया। इसके बाद आदित्य ने जब फोन लगाया तो वो बंद आ रहा था। बस इसके बाद वो बहुत अच्छे से समझ चुका था कि नेहा के साथ कुछ तो गलत हो रहा था। घबराहट से उसकी धड़कनें इतनी तेज हो चुकी थी कि कुछ ही पलों के लिए उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ सेकंड के लिए वो पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि नेहा की तलाश कहाँ से शुरू करनी है। मयंक ने अब आदित्य को पसीने से लथपथ देखकर पूछा, सर आर यू ऑल राइट? उसकी आवाज सुनते ही आदित्य को एकदम से होश आया और उसने खुद को संभालने की कोशिश की। मयंक, ग्रैंड हयात होटल में जाकर पता करो कि नेहा कितने बजे निकली थी वहां से। वी नीड टू फाइंड हर। उसके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, आदित्य ने घबराए हुए मन से कहा। यहाँ नेहा को धीरे धीरे होश आना शुरू हो रहा था। बीतते वक्त के साथ उस पर इंजेक्शन का असर कम हो रहा था, लेकिन उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उससे हिला भी नहीं जा रहा था।
कुछ देर बाद वो गाड़ी एक ऐसी जगह पर जाकर रुकी जो बिल्कुल ही वीरान थी। एक पुराने से गैराज में टूटी हुई गाड़ी और कोठरी जैसे कमरों के अलावा और कुछ भी नहीं था वहां पर। गाड़ी खुलते ही नेहा को उन गुंडों ने जबरदस्ती बाहर निकाला और उसे ऐसे ही एक अंधेरे कमरे में ले जाकर जमीन पर पटक दिया। आज तक नेहा के साथ इतने सारे हादसे हुए थे, लेकिन इतने बेरहमी से कभी किसी ने उसे ट्रीट नहीं किया। वो जमीन पर बेहोश और बेबस पड़ी थी और उसके पूरे शरीर पर मिट्टी लग चुकी थी। गुंडों ने जैसे ही नेहा को जमीन पर पटका था, एक अनजान आहट उस कमरे की तरफ बढ़ रही थी। कितनी नींद की दवाई यूज की है? भारी आवाज में उस आदमी ने गुंडों से पूछा जो उस ग्रुप का लीडर था। ज्यादा नहीं बॉस, सिर्फ एक इंजेक्शन, जल्दी ही उठ जाएगी, उन गुंडों में से एक ने कहा। हाँ ठीक है, उठ जाए तो अच्छा है, बहुत जरूरी हिसाब बराबर करना है इस लड़की से मुझे, उस लीडर आदमी ने अपने आदमियों से कहा। और कुछ कर सकते हैं हम आपके लिए? गुंडों ने अपने बॉस उस आदमी से पूछा। नहीं, तुम लोग जाओ यहाँ से, मुझे अब बस इसके उठने का इंतजार करना है, उस आदमी ने नेहा को घूरते हुए कहा। उसकी नजरें नेहा के चेहरे से लेकर उसके पैर तक हर एक अंग को घूरे जा रही थी। मिस नेहा, बहुत ही अच्छा लगता है ना तुम्हें बोलना, दूसरों के लिए लड़ना, अब लड़ो, उठो और अपने लिए लड़ो। कहते हुए वो अनजान शख्स अब नेहा के आसपास घूम रहा था। नेहा को उसके कानों में पड़ रही आहट से समझ आ रहा था कि ये कोई तो था उसके करीब, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अब उठ सके। जो इंजेक्शन उसके शरीर में डाला गया था उससे उसके अंदर सारी ताकत ही नहीं बची थी। यहाँ आदित्य के ऑफिस में मयंक अब भागता भागता उसके कैबिन तक आया। सर, मैंने ग्रांड हयात होटल में पता किया है, वो कह रहे हैं कि नेहा मैम तो वहाँ से 2 घंटे पहले ही निकल गई थी। क्या? तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर क्या हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पर आदित्य के ऑफिस तक का रास्ता तो सिर्फ आधे घंटे का ही है। इसका मतलब है कि 2 घंटे से उसका कुछ भी अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, कुछ और भी पता चला है? मयंक ने हड़बड़ाते हुए कहा। क्या कह रहे हो, बताओ जल्दी, आदित्य ने पूछा। सर, मैंने ऑफिस के सारे ही सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए हैं, मुझे लगा शायद मैम ऑफिस में ही तो कहीं नहीं है, लेकिन उसमें मुझे कुछ देखने को मिला है। ये देखिए सर, कहते ही मयंक ने आदित्य के लैपटॉप में एक पेन ड्राइव लगा दी। मैम ऑफिस तक आ गई थी, वो रोड क्रॉस करने ही वाली थी कि ये सब कुछ हो गया, मयंक ने कहा। उस सीसीटीवी फुटेज को देखकर आदित्य को साफ दिखाई दे रहा था कि नेहा को कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। बेरहमी से उसके गले में इंजेक्शन मार के उसे गाड़ी में डाला गया। ये देखकर आदित्य के हाथ पांव अब फूलने शुरू हो गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ऑफिस के सामने ये सब कुछ हो गया और वो नेहा को बचा नहीं पाया। ये कौन कर सकता है सर, और हमें पता कैसे चलेगा? मयंक ने पूछा। वो खुद भी इस भयानक फुटेज को देखकर घबरा सा गया था। उन दोनों के दिमाग में बस यही चल रहा था कि नेहा इस वक्त किस हाल में होगी। आदित्य को पता था कि इस काम के लिए सही व्यक्ति कौन है। उसने तुरंत ही सिद्धांत को फोन किया और उसकी टीम के साथ उसे ऑफिस बुला लिया। सिद्धांत हमेशा की ही तरह एक कॉल पर कुछ ही देर में आदित्य के ऑफिस में हाजिर हो गया था। यहाँ नेहा के सामने वो अनजान इंसान पूरे वक्त कुर्सी लगाए वहीं पर ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे नेहा को इतना बेबस और लाचार देखकर उस आदमी को बड़ा ही सुकून मिल रहा था। कुछ ही देर बाद जब नेहा के शरीर ने धीरे धीरे हिलना शुरू किया तो उस आदमी की आंखें खिल उठी, जैसे उसे तो इंतजार ही उस लम्हे का था कि वो जैसे ही होश में आए और वो उस पर और जुल्म ढा सके। कहाँ लेकर आए हो मुझे? कौन हो तुम लोग? मुझे घर जाने दो, पीहू मेरा वेट कर रही होगी। नेहा बेहोशी की हालत में धीरे से अपने कांपते हुए होठों से बोल रही थी। वो कहते हैं ना कि बच्चा अगर दिल से याद करे तो माँ को पता चल ही जाता है। शायद ऐसा ही कुछ पीहू और नेहा के साथ भी इस वक्त हो रहा था। नेहा जब भी मुसीबत में होती थी, पहला ख्याल उसे अपनी बेटी का आता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो पीहू का क्या होगा। यहाँ पीहू घर में अपनी बड़ी और अपने डैड का इंतजार कर रही थी। जब उसका पेशेंस खत्म होने लग गया तो उसने आदित्य को मरियम के फोन से कॉल कर दिया। हेलो डैडी, पीहू ने बड़ी ही मीठी आवाज में आदित्य को पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही आदित्य को ऐसा लगा जैसे उसकी सारी चिंता टेंशन एक पल के लिए कहीं गायब सी हो गई। हाँ एंजल, आदित्य ने अपने इमोशंस को संभालते हुए उसी सरलता से जवाब दिया। आप और बड़ी कब आओगे घर? मुझे आप दोनों की बहुत ही याद आ रही है। मुझे डिनर आप दोनों के साथ ही करना है, पीहू ने उदास होकर कहा। क्या आदित्य दे पाएगा उसके सभी सवालों का जवाब? क्या इस बार आदित्य मिलवा पाएगा पीहू को उसकी बड़ी से? आखिर इन सब के पीछे कौन था ये मास्टरमाइंड?